Okay, so we will go to the practice set 3.2 first, and then we will solve remaining questions from practice set 3.6. Okay, so practice set 3.2 में सूरज के कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स हम पहले सॉल्व करेंगे. Okay, so yeah, I am moving to the practice set 3.2 here. Okay, so see, I think you had a doubt with this question, practice 6, question number 6, and the sub question, that is third sub question, correct? So this is the question with which you are having doubt, Suraj, correct? इसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट था या ओके. सो इसको आपको क्या करना है, देखो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस. सो या सो दिस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 5/3 दिया गया है, बराबर. सो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के डिवाइड में लिख दूंगा, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल. ओके, तो मैं इस तरह से इसे लिख दूंगा, और इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 5/3 रहेगा. सो यह n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कट जाएगा. ओके, देखो ये वाला n फैक्टोरियल और ऊपर वाला n फैक्टोरियल कट जाएगा. सो बचेगा क्या, देखो क्या बचेगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू बचेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल बाहर लिखते हैं, एंड इज इक्वल्स टू 5/3 आएगा यहाँ पे. ओके, सो दिस विल बी द, तो इस तरह से होगा, बराबर. सो अभी इसको क्या करना है, देखो हम कौन सी टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं वो हमें देखना है. सो अभी हम n-3 फैक्टोरियल को, मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टर्म, और व्हाट वी कैन से the term that is in the denominator. Okay, so n-3 को, in n-3 factorial को मैं लिख सकता हूं n-3, see n-3, n-4 in another bracket, n-4 and n-5 factorial, बराबर कि नहीं. मैं इस तरह से लिख सकता हूं या फिर नहीं, मुझे एक एक कम करते जाना है ना, आर की वैल्यू कम करते जाना है. सो तीन से अगर आप एक कम करोगे तो -3 से अगर एक कम करोगे तो -4 हो जाएगा, बराबर. -4 से अगर एक 1 कम करोगे तो -5 हो जाएगा. सो n-5 मैंने इस तरह से इसे लिख दिया डिनोमिनेटर को. सो या सो ये n-5 फैक्टोरियल और ये ऊपर वाला n-5 फैक्टोरियल कट जाएगा, बराबर. कटेगा या फिर नहीं, कट जाएगा. सो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल. सो इस 3 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 5/3 बचेगा, करेक्ट. 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5/3, और ये जो n-3 और n-4 फैक्टोरियल है ये भी यहाँ पे बच रहा है न्यूमरेटर में, बराबर. सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, सो किस तरह से सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया. अभी आंसर, फाइनल आंसर आप लोग निकाल सकते हैं. इसमें कोई डाउट बताइए. ओके, सूरज को कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग. सो मैंने n-3 फैक्टोरियल को किस तरह से एक्सपेंड कर लिया ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बराबर. चलो ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन. सो फिफ्थ वन में क्या करना है, फिफ्थ वन में भी सेम प्रोसीजर करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको. किस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं वो देखना है. ओके, सो इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलर, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है और उसको सॉल्व करना है. नाउ कम टू दिस. अभी इसको सॉल्व किस तरह से करना है ये थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है. सो इसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आपको सेवेंथ का जो है, सेवेंथ भी आपको सॉल्व हो जाएगा. सो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं. n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, उसका प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इन अनदर ब्रैकेट n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है. सो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, देखिए डिनोमिनेटर में चाहिए क्या हमें, r फैक्टोरियल
इन अनदर ब्रैकेट n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए, बराबर। सो हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सो हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा इन दो टर्म्स को, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें चाहिए n प्लस 1 की टर्म। सो हम किस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं? सो प्रूफ करने के लिए हमें उस डायरेक्शन में सोचना होगा कि हम किसको एक्सपैंड कर सकते हैं और किसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो अभी एक्सपैंड करने की अगर अब हम बात करें, सो किसको पहले हम एक्सपैंड कर सकते हैं? सो वी विल ट्राई टू एक्सपैंड दिस। आर को किस तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर फैक्टोरियल की। सो आर फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूंगा, ठीक है। आर को मैंने इस तरह से एक्सपेंड कर लिया। अभी इस टर्म में देखिए, इस टर्म में मुझे क्या चाहिए? n माइनस आर प्लस 1 चाहिए, ठीक है। सो उसको मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं अगर एक्सपेंड करता हूं, सो इसमें मैं एक -1 ऐड कर देता हूं, या फिर माइनस एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 1। सो क्या बचेगा? n माइनस आर प्लस 1 बचेगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल रहेगा। ओके, सो देखिए, मैंने इसको इस तरह से एक्सपेंड किया है, इस टर्म को इस तरह से एक्सपेंड किया है। यहां तक समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? ओके, बताइए। यस, समझ में आ गया, वेरी गुड, चलो ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, सो यहां पे भी, इस टर्म में भी देखिए, इस टर्म में भी r माइनस 1 फैक्टोरियल है। अभी इस r फैक्टोरियल की जगह पे हम अगर ये लिखेंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे तो पहले से ही है, बराबर, यहाँ तो पहले से ही है। सो अभी इस फर्स्ट टर्म में n माइनस आर फैक्टोरियल भी है, और हमने इसको एक्सपेंड करके n माइनस आर फैक्टोरियल इस टर्म में भी ला लिया, मतलब इस यहाँ पे भी हमने उसको जनरेट कर लिया, बराबर। सो क्या करेंगे, इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को और n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप सेपरेट निकाल लीजिए, ठीक है। n माइनस 1 फैक्टोरियल को और r, सॉरी, n माइनस आर फैक्टोरियल को और r माइनस 1 फैक्टोरियल को आप सेपरेट निकालेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे ग्रीन मार्कर से हाईलाइट करूंगा कि आपको कौन सी टर्म सेपरेट निकालनी है। ये टर्म सेपरेट निकालनी है, ये टर्म सेपरेट निकालनी है, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल दिया गया है ना, इसमें भी n फैक्टोरियल है और इसमें भी n फैक्टोरियल है, वो सेपरेट अगर आप निकालेंगे तो आपका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? देखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, सो एंड इन ब्रैकेट, अभी यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, n फैक्टोरियल की जगह पे यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। सो 1, और नीचे क्या बचा? नीचे सिर्फ r बचा। देखिए, हमने r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया है, तो नीचे सिर्फ r बच जाएगा, बराबर, यही बचेगा। समझ रहे हो आप लोग? सो प्लस, प्लस में क्या है? देखो, अभी सेकेंड टर्म को जाएंगे हम। सेकेंड टर्म में से हमने n फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया है, जो कि यहाँ पे है। डिनोमिनेटर में से हमने क्या निकाला है? डिनोमिनेटर में से हमने n माइनस 1 फैक्टोरियल निकाला है और r माइनस 1 फैक्टोरियल निकाला है, मतलब ये तो निकल गया। और इसके बाद की जो टर्म थी एक्सपांशन की बात की, ये टर्म निकाल दी है, तो बचेगा क्या? 1 माइनस n माइनस r प्लस 1 बचेगा, बराबर, करेक्ट। यहां तक समझ पा रहे हो? या गुड। सो देखो, अभी यहाँ पे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे, इन दोनों टर्म्स की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और जो कुछ भी इसका रिजल्ट आएगा, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसके साथ में? इस टर्म के साथ में। इस टर्म के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रिजल्ट को एडिशन करके आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो उसके बाद में क्या आएगा? देखो, ऊपर तो n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। ऊपर देखिए, n फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। वो किस तरह से आएगा तो आपको एडिशन करने के बाद में समझ में आएगा। सो अभी एक्सपांड है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है? उसको शॉर्ट करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल दिया गया है, ठीक है, अगर ऐसा न्यूमरेटर में लिखा है, सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट लाइक दिस, कि n फैक्टोरियल। समझ में आया? और अगर यहाँ पे लिखा है कि n प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n, ओके, सॉरी, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। देखिए, सो ये बड़ी टर्म है, उसकी एडजेसेंट छोटी टर्म ये है, सो हम इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, सो पहले क्या करना है आपको?
पहले तो आपको एक्सपैंड करना है, उसके बाद में ये एडिशन होने के बाद में आपको उसको कॉम्प्रेस करना है या फिर छोटा करते जाना है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कंप्लीटली सॉल्व करके इसके लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी इसका एक्सपोजर आना चाहिए कि किस तरह से वो प्रोसेस हैपन होती है, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करनी है, तो आप वो फॉलो करेंगे तो वो आपको ज्यादा ध्यान में रहेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया, आपने लिख लिया, तो उतना आपके ध्यान में नहीं रहेगा। सिर्फ प्रोसीजर क्या क्या करनी है मैं यह आपको बता रहा हूँ, ओके। चलो ठीक है। सो या तो आपका डाउट टेंथ क्वेश्चन में, फिफ्थ टेंथ में क्वेश्चन टेंथ एंड सब क्वेश्चन फिफ्थ, ये इस क्वेश्चन में भी सूरज को कुछ डाउट था, करेक्ट सूरज? ठीक है। तो देखो, पहले तो हमें क्या करना है पता है, किसी भी एग्जाम्पल में अगर टर्म्स ऐसी दी है कि जो कॉम्प्रेस टर्म्स है तो उनको एक्सपैंड करते हमें आना चाहिए, ठीक है। हम इस एग्जाम्पल में मोस्टली क्या कर सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि किसी भी टर्म को हम एक्सपैंड कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। सो ऐसे आपको कौन सी टर्म दिख रही है कि जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं? यहाँ पे एन फैक्टोरियल है, देखिए एन फैक्टोरियल है। एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर इस टर्म को एन प्लस वन को किस तरह से लिख सकते हैं, एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टोरियल। यही दो टर्म्स है जिनके साथ हम फिलहाल कुछ तो कर सकते हैं, बाकी हम कुछ भी इस एग्जांपल में नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर वगैरह सेम करने जाएंगे और उसकी एडिशन, वो बहुत लंबा जाएगा, उसमें आपको पढ़ना ही नहीं है, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको होते ही नहीं है 11th स्टैंडर्ड में, ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू expand the second term first. Why we are selecting the second term to expand? Because it is already n factorial is here, and if I expand this n plus 1 factorial, so it is going to be, let me just wipe this out, so I there will be space to write, okay, see, ठीक है। सो इस n plus 1 फैक्टोरियल को मैं अगर एक्सपैंड करता हूं तो ये क्या बचेगा, n plus 1, और इससे एडजेसेंट इसकी छोटी टर्म, एक से छोटी टर्म क्या है, n ही तो है। सो n फैक्टोरियल मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर। सो अभी इसमें से ये जो डिनोमिनेटर है यह तो वी कैन से कि ये एक्सपैंड हो गया है और उसमें एक कॉमन टर्म आ गई, दैट इज n फैक्टोरियल, बराबर। सो n फैक्टोरियल को आप साइड में निकाल लीजिए, इसमें भी n फैक्टोरियल है, इसमें भी n फैक्टोरियल है, दोनों n फैक्टोरियल को अगर आप साइड में निकालेंगे तो बीच में जो बचेगा ब्रैकेट में, देखिए n प्लस वन, n प्लस टू डिवाइड बाई n फैक्टोरियल से अगर n फैक्टोरियल चला जाएगा डिनोमिनेटर का तो बचेगा n प्लस टू, करेक्ट। और 3n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल से अगर n फैक्टोरियल चला जाएगा तो बचेगा 3n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, ठीक है। सो ये टर्म बचेंगी। सो इन टर्म्स का आप अलजेब्रा कर सकते हो, मतलब कि इनको आप डिनोमिनेटर वगैरह सेम करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो इजीली हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी आप हमारे पास क्या बोलते हैं उसे, फैक्टोरियल की टर्म नहीं है, बराबर। सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। सो इसके बाद में आप अलजेब्रा कीजिए, और अलजेब्रा करने के बाद में आप जिस किसी भी रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ओके, ये जो आप अलजेब्रा करेंगे, सो दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। सो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसका हमें कुछ ना एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आर की, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। यहाँ पे दो कितने टर्म्स दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स दिए गए हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि 4 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि 4 टर्म्स अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ही दिए हैं और हमारा आंसर आता है 6 टर्म्स का, सो दैट विल बी रॉन्ग, ओके। सो हमें छोटा करना है इसको। सो कुछ नहीं, वो अलजेब्रा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एंड आई दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, ओके सूरज। सो डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट ट्राई देम एट होम, एंड या वी विल सी इफ देयर इज एनी डाउट फर्दर, ठीक है। सो 3.6 में से जैसे मैंने आपको बताया था, तो आई थिंक सूरज ने सॉल्व किए हैं 15 तक क्वेश्चंस, बराबर, एंड आर्यन ने सॉल्व किए हैं 18 तक क्वेश्चन। व्हाट अबाउट यू संकल्प, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू सॉल्व? प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.6 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं संकल्प आपने? ओके, यू हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन 10th। सो आई थिंक 9 तक तो मैंने ही कंप्लीट करके दिए थे, सो दैट आई थिंक यू हैव सॉल्व द 10th क्वेश्चन, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। सो देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, ओके। या नो प्रॉब्लम, यस यस, you will complete it, I am sure, okay, no problem। सो देखिए, अभी अभी मुझे आप लोगों से एक ओपिनियन लेनी है कि अभी मैंने क्लास 5 मिनट थोड़ा सा मुझे लगता है
लेट अपना लिंक जो है लेट पोस्ट किया, और ज्वाइन करते करते या फिर क्लास शुरू करते करते हमें 7:10 हो गए थे, बराबर। सो किस किस मतलब आप में से कौन कौन कंफर्टेबल है इफ वी कंटिन्यू दिस क्लास टिल 8:30 और 9, मतलब कि 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे तक अगर हम क्लास कंटिन्यू करना चाहे तो कौन कौन कंफर्टेबल है? सिर्फ लिख दीजिए कि आई एम कंफर्टेबल। सो या सूरज इज कंफर्टेबल, ओके, थैंक यू, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि you have another lecture at 9 p.m. Okay, so are you comfortable till 8:30? We will finish at 8:30. Okay, so you will get the, yeah, okay, no problem, 8:30 is okay, no problem. Chalo, what about you Arya, Samir? ठीक है, चलो तो हम 8:30 तक क्लास को कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू solve, yes, we will try to solve as many questions as we can, and then we will finish the revision portion that is given just below that exercise, and then we will conclude this chapter. Okay, तो हमारा ये जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर। ओके, सो देखो, तो 9th क्वेश्चन तक मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, और मैंने आपको बोला था कि आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। सो इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कि मैं आपको हिंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने में टाइम लगता है, बराबर। जितना टाइम मैं आपको समझाने में लगा रहा हूँ उससे दुगना या फिर तिगुना टाइम हमें लगता है मुझे यहाँ पे लिखने में, बिकॉज आई राइट विद द माउस, माउस की मदद से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, सो चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जस्ट गो टू द 10th क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व किस तरह से करना है यही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? सो पता है हमें कि एक सर्कल रहता है, ठीक है। व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड मींस द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द circumference of a circle, करेक्ट। सो दिस इज अ कॉर्ड, बराबर। सो 20 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 20 पॉइंट्स की मदद से हम कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं ये हमें पूछा है। सो एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए हमें? हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी नीड? हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी नीड? 2 पॉइंट्स, करेक्ट। सो 20C2, 20C2 is going to be the simple answer of the 10th question. Okay, so this is going to be the answer for 10th question. तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, isn't it? So now let's move to the find the number of diagonals of n-sided polygon, in particular find the number of diagonals when. So देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर आपके पास एक पॉलीगॉन है और उसके डायगोनल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, बराबर। सो उसके डायगोनल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कितने डायगोनल्स बनेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल ले लिया मैंने, रेक्टेंगल की साइड्स होते हैं 4, ओके, एंड देयर आर 4 वर्टाइसेस एज वेल। सो कितने डायगोनल्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, 2 डायगोनल्स में ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे साइड्स दिए गए हैं। सो अगर 10 साइड्स का पॉलीगॉन है, मतलब कि किसी पॉलीगॉन के 10 साइड से, सो उसके डायगोनल्स कितने बनेंगे? समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो वी विल टेक दिस एज अ रेफरेंस। सो इसकी मदद से हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे कितने साइड्स है रेक्टेंगल में? रेक्टेंगल में साइड्स है 4, बराबर। और रेक्टेंगल में साइड्स है 4, सो लेट अस से we need, and 4 vertices are there, okay, 4 sides and 4 vertices are there, so we need 2 vertices for a single diagonal, ठीक है। एक सिंगल डायगोनल के हमें 2 vertices की जरूरत पड़ती है। so what I will write, 4C2 लिख दिया मैंने, ठीक है। so 4C2 अगर मैं लिखूंगा, so इसका क्या हो जाएगा? देखिए कितना आएगा आंसर? 4C2 will be 6, बराबर। 6 आंसर आएगा, यस और नो? 6 आंसर आएगा कि नहीं 4C2 का? बताइए। 4, यस, ओके, 4C2 का 6 आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में 6 डायगोनल्स है क्या? डू वी हैव 6 डायगोनल्स? नो, वी डोंट हैव 6 डायगोनल्स, वी हैव ओनली 2 डायगोनल्स। सो इसमें से हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सबट्रैक्ट द नंबर ऑफ साइड्स और द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सो अगर मैं 6 में से 4 माइनस करता हूं तो 2 आंसर आएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स।
सो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्या करना है हमें, NC2, देखिए NC2, NC2 माइनस N। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग, मतलब आप इसमें से कोई भी एक उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। NC2 माइनस N से इन सभी का आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, ओके गुड। सो देखो, तो अभी 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, सी there are 20 straight lines in a plane so that no two lines are parallel and two three lines no three lines are concurrent, determine the number of point of intersection। so इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक प्लेन है, उसमें 20 स्ट्रेट लाइंस है और कंडीशंस दी गई है कि नो टू लाइंस आर पैरेलल एंड नो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, मतलब कि कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन लाइन जो है वो एक ही पॉइंट में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ओके, कॉन्करेंट नहीं है, इसका मतलब यही होता है। सो इसका थोड़ा सा अलग कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, ओके, मतलब कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कोई भी तीन लाइंस, नॉट नो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, मतलब कोई भी तीन लाइंस एक ही पॉइंट में नहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो देखिए, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है, सी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है, सो हमें क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, बराबर। सिमिलरली अगर ये लाइन इसके साथ को हमें कट करे, सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिलेगा, मतलब हमें एक पॉइंट के लिए या फिर वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हाउ मेनी लाइंस वी नीड टू लाइंस, ओके। सो हमारे पास टोटल लाइंस है कितनी, 20 लाइंस है, एंड 20 में से अगर हम टू लाइंस उठा लें तो हमें नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो 20C2 इज द आंसर फॉर 12th क्वेश्चन। ओके, ओके एवरीवन, और यू हैव एनी डाउट? ओके, चलो ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो देखो, 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन, find the number of straight lines obtained by joining these points if no three points are collinear। so कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सो इसकी मदद से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। सो दो लाइन, एक लाइन के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 10 पॉइंट से। सो पहले का आंसर तो रहेगा 10C2, बराबर 10C2 रहेगा, यस और नो? यस। सो नाउ लेट्स गो फॉर द बी पार्ट, दैट इज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो 4 पॉइंट्स ऑफ, अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं, चलो। दीज आर द 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। सो इससे एक लाइन ये बन सकती थी, दूसरी लाइन ये बन सकती थी, तीसरी लाइन ये, बराबर, और ये चौथी लाइन बन सकती थी, बराबर। सो ये चार लाइंस बन सकती थी। सो ये चार लाइंस हमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि दीज फोर लाइंस आर, और दीज फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके। सो इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमें मिल रही है उसमें से ये चार लाइंस कम हो जाएंगी, बराबर। चार पॉइंट्स कोलिनियर है ना, सो उसकी वजह से उतने लाइंस कम हो जाएंगे, ओके। सो दैट विल बी द आंसर। सो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 4C2 माइनस करेंगे, मतलब 4 पॉइंट में से अगर हम कोई भी दो पॉइंट उठा के जितने लाइंस बनाते हैं उतने लाइंस यहां से माइनस हो रहे हैं। सो दैट विल बी द आंसर फॉर बी, ओके। सो दिस विल बी द आंसर फॉर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, चलो ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक द 14th क्वेश्चन। Okay, find the number of triangles formed by joining 12 points if no three points are collinear। so similarly देखिए, लाइन के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे हमें ट्रायंगल के लिए तीन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो कोई भी तीन पॉइंट्स अगर पैरेलल, सॉरी, तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है, करेक्ट, तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, 12C2, सॉरी 12C3। सो दैट विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन।
Okay, students, just give me 1 minute because I'm facing some problem. Okay, so yeah, just give me a minute. Okay, yeah, just wait. I was facing some problem regarding that drawing board. Just 2 minutes more. Okay, okay, thank you. चलो. Okay, so I think my presentation is again visible to you, is it? Yeah, चलो. So देखिए, फॉर बी पार्ट के लिए क्या करना है? बी पार्ट के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स कोलिनियर है. सो 4C3, आप 4C3 को माइनस करेंगे फ्रॉम द रिजल्ट, टोटल रिजल्ट, सो आपको बी का भी आंसर मिल जाएगा. ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, दैट इज अ वर्ड हैज 8 consonants and 3 vowels. How many distinct words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? सो आप में से जो लोग मुझे लगता है शायद सिर्फ संकल्प ही यूपीएससी के क्लास में है, सो वी हैव टेकन दिस एग्जांपल, और वहां पे मैंने उसका आंसर थोड़ा सा गलत दे दिया था, मतलब कंप्लीटली गलत नहीं था, वो यूपीएससी के हिसाब से सही है. ओके, लेकिन जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की बात करते हैं, सो वो आंसर मैंने जो दिया था वो गलत था. ओके, सो ये मैंने आंसर क्या दिया था और आंसर क्या होना चाहिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा. तो अ वर्ड हैज 8 consonants and 3 vowels. How many distinct words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? So 8 में से हमें कितने consonants चूज करने हैं? 4 consonants चूज करने हैं, बराबर. And what we have to do? Out of 3 vowels we have to select 2 vowels, correct? So these are the possible combinations we can say. But ये जो मैंने 6 कंसोनेंट्स और वोवल्स को मिला के सेलेक्ट किया है, सो इनको मैं रिशफल भी तो कर सकता हूं इनमें खुद में अलग अलग वर्ड्स बनाने के लिए. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल क्यों? 6 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि मेरा जो वर्ड है वो 6 लेटर्स का है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाई आई पुट दिस 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल मैंने किस लिए पुट किया? बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स, डिस्टिंक्ट वर्ड्स बोला है ना, सो इसके लिए हमें 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो अभी या सो फाइंड एन इफ NC8 इज इक्वल टू NC12. सो NC8 इज इक्वल टू NC12 है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट वी कैन डू जस्ट वन थिंग, we can put the formula for NCR, that is n factorial divided by n minus 8 factorial multiplied by 8 factorial is equals to n factorial divided by n minus 12 factorial and this is 12 factorial. ओके, सो इसमें से n factorial कट जाएगा. ठीक है, सो n minus 12 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा. देखिए डिनोमिनेटर में था तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में ले आया मैं इसे यहाँ पे. सो दिस इज n minus 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल एंड इज इक्वल्स टू रहेगा n minus 8 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल. ओके, सो दिस इज हाउ. नाउ व्हाट वी कैन डू, we can expand them. ओके, सो किसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम? n minus 12 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे सो वो क्या बनता जाएगा? n minus 13, n minus 14, n minus 15. सो वो हमारे कुछ काम का नहीं है. सो व्हाट वी कैन एक्सपैंड n minus 8. n minus 8 को एक्सपांड कर सकते हैं.
और इससे 12 को एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे n-12 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दूंगा, और 12 को मैं लिखूंगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, करेक्ट। सो ये हुआ मेरा। सो इसी तरह से मैं n-8, देखिए n-8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, n-9 लिख दिया, n-10 भी लिखना पड़ेगा, और n-11 भी लिखना पड़ेगा। ओके, सो 8 फैक्टोरियल जो है इसके साथ जो 8 फैक्टोरियल आएगा इसके साथ कट जाएगा, और ये n-12 फैक्टोरियल भी इसके साथ में जो n-12 फैक्टोरियल आ रहा है उसके साथ कट जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे भी हम सेम देख पा रहे हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में है। सो n-8 इज इक्वल्स टू 12, सो n इज इक्वल्स टू 20। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन, बराबर, यस और नो एवरीवन? ओके, बताइए, या चलो ठीक है, थैंक यू। सो बाकी का भी ऐसे ही करना है। आपको n की वैल्यू दी है, r की वैल्यू दी है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, 17th एग्जांपल देखते हैं। फाइंड x इफ npr इज इक्वल्स टू x ncr। बहुत ही सिंपल है इसका। npr का फॉर्मूला क्या होता है? npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है npr का फॉर्मूला। उसी उसी जगह पे एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। ओके, सो इसमें ज्यादा कौन सी टर्म मल्टीप्लाई की गई है? r की टर्म मल्टीप्लाई की गई है, बराबर। सो इसको मैं r फैक्टोरियल की टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, सो ये डिवाइड में और जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है दोनों कट जाएंगे, सो वो इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे r फैक्टोरियल की जगह पे x दिया गया है, देखिए x से मल्टीप्लाई किया है। सो x की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू रहेगी r फैक्टोरियल। ओके, x इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल विल बी द वैल्यू। ठीक है, चलो, या so let's take the 18th example. Find r if 11c4 plus 11c5 plus 12c6 plus 13c7 is equals to 14cr। r की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। सो क्या कर सकते हैं हम? देखिए यहाँ पे अगर n सिमिलर है, सो इन दो टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, एंड n की जो वैल्यू है वो बनेगी n+1, एंड द मैक्सिमम ऑफ r, मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो वहीं पे रहेगी। ओके, सो मैं इन दो टर्म्स को लिख सकता हूं 12c5। ओके, 12c5 मैंने लिख दिया। तो अभी 12c5 और 12c6 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? 13c6। अभी 13c6 और 13c7 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? 14c7। सो बचेगा क्या? 14cr बचेगा, सो r की वैल्यू आएगी 7। मैं बात कर रहा था 18th एग्जाम्पल की। ओके, आर की वैल्यू क्या आई? 7 आई, 7 नहीं 7। ओके, चलो बताइए बाकी लोग, आर्या, सूरज, समीर। समझ रहे हो? ओके, ठीक है सूरज। ओके ओके गुड। मतलब आप सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इससे मुझे ये पता चलता रहता है, जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे ना, तो रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे समझ में आता है कि मैं आप सब लोगों को सुनाई दे रहा हूँ। चलो, सो दिस इज नथिंग बट द समेशन। समेशन में क्या करना है हमें? आर की वैल्यू 1 से लेके 4 तक रखनी है। सो अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 20c4 प्लस आर की वैल्यू भी मैं 2 रखूंगा, सो 21 में से 2 गया, 19c4 प्लस आर की जगह पे मैं 3 रखूंगा, सो 18c4 प्लस 17c4। सो इस इन सब कॉम्बिनेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस 19th एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज वेरी इजी, देयर इज नथिंग hard in it. Okay, now let's take the 20th example.
फर्स्ट वन, पहला एग्जांपल हम लेंगे या फिर दूसरा लेंगे? लेट्स टेक द फर्स्ट वन अप फर्स्ट एंड देन आफ्टर द सेकेंड वन. So what is the question? Find the difference between the greatest values in the following. So अभी 14CR की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं. ओके, सी 14CR की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी और 12CR की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी, उनके बीच का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब रहती है? when the value of combination is greatest or maximum. कब रहती है? जब r की वैल्यू n/2 हो फॉर n इज इक्वल्स टू इवन. मतलब n अगर इवन नंबर है, n इवन नंबर है तो r की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? n/2. सी r शुड बी इक्वल टू n/2 फॉर इवन नंबर, इवन n. ओके, और n के लिए r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आइदर n-1/2 और n+1/2. This should be the value of r. Then the value of that particular combination will be maximum. So यहाँ पे हमारी n की वैल्यू है 14. So r की वैल्यू क्या आएगी बताइए मुझे? मैक्सिमम अगर हमें यस r की वैल्यू रहेगी 7 बराबर. सो 14C7 हमें निकालना है, उसमें से हमें 12C7 माइनस करना है. सो हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन टर्म्स. ओके, सिमिलरली फॉर 13CR एंड 8CR. तो अभी मुझे बताइए 13CR में से R की वैल्यू क्या आएगी? R की वैल्यू क्या आएगी? कैन एनीवन टेल दिस? बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r फॉर द सेकेंड वन? 6. ठीक है, तुमने n-1/2 कर दिया. सो 13-1 इज इक्वल्स टू 12/2 इज इक्वल्स टू 6. व्हाट इफ आई टेक n+1? अगर मैं n+1 भी ले लेता हूं, आप ट्राई करके देख लीजिए. सो 7 आएगी. सो आइदर यू टेक द वैल्यू ऑफ r एज अ 6 और एज अ 7. आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. ओके ओके, चलो संकल्प को कुछ तकलीफ है इंटरनेट में, सो वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे. ओके, बाकी लोग बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को सभी को अच्छी आ रही है? ओके, संकल्प आई थिंक देर इज सम इशू विथ यू टू योर साइड. ओके, चलो ठीक है. ओके ओके, सो ही विल वॉच द वीडियो, नो प्रॉब्लम. चलो, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 21. In how many ways a boy invite his friends to a party so that at least 3 join the party? So कितने वेज है जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है जिससे कि मिनिमम 3 फ्रेंड्स ज्वाइन करें? सो पहला वे क्या है? C5C3. मतलब 5 फ्रेंड में से मिनिमम कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं? 3 फ्रेंड्स आ रहे हैं. सो these आर द नंबर ऑफ वेज so that he can invite his 5 friends. Okay, so यहाँ पे क्या बोला है कि एटलीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी. एट मोस्ट नहीं बोला है. 5 में से 4 भी तो ज्वाइन हो सकते हैं बराबर. सो जस्ट ऐड 5C4. और सिमिलरली 5 में से 5 भी तो ज्वाइन हो सकते हैं, पांचों के पांचों भी तो ज्वाइन हो सकते हैं. सो वी विल राइट 5C5. So these are the number of ways he can invite his friends. Okay, so I'm just making a box. Yeah, see, so these are the number of ways. समझ में आया? चलो बताइए, कोई डाउट? ओके, ठीक है. So let's go to the 20th question. 20th question में a group consists of 9 men and 6 women. A team of 6 is to be selected. How many of possible selections will have at least 3 women? So यहाँ पे आपको देखना है कि आपको एडिशन कब करनी है कॉम्बिनेशंस की और मल्टीप्लीकेशन कब करनी है. ये चीज अगर आप डिफरेंशिएट कर पाए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो कंफ्यूजन कब होता है?
we don't know whether we have to multiply these two combinations or we have to add these two combinations. ठीक है, सो अगर हम किसी भी दो कॉम्बिनेशंस को साइमल्टेनियसली चूज कर रहे हैं, सी व्हाट आई एम टॉकिंग इज साइमल्टेनियसली अगर हम चूज कर रहे हैं दो कॉम्बिनेशंस को, सो उनकी हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है. हु लेफ्ट? आर्या लेफ्ट आई थिंक. ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लास. सो मल्टीप्लीकेशन कब करनी है? वी हैव टू मल्टीप्लाई व्हेन वी आर टेकिंग बोथ द कॉम्बिनेशंस एट द सेम टाइम. ठीक है, और एडिशन हमें कब करनी है कि पहले हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया लेकिन हमें लगता है कि दिस माइट नॉट वर्क, सो वी हैव टू टेक अनदर कॉम्बिनेशन. देन वी टेक द सेकंड कॉम्बिनेशन, and if we think that second combination as well will not work, so we'll take the third combination. ठीक है, सो तीनों कॉम्बिनेशन हमने क्या किया, अलग अलग लिए. सो उन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि उनकी एडिशन करनी पड़ेगी. समझ रहे हो? अगर साइमल्टेनियसली कॉम्बिनेशन है सो उनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, और अगर हम अलग अलग उनके कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सो दैट विल बी एडिशन. सो ये मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूं? आई एम टेलिंग दिस बिकॉज ऑफ दिस 20th क्वेश्चन. सो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा. 9 मेन से 6 वुमेन से 6 पर्सन की टीम बनानी है. टीम ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड. हाउ मेनी ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस विल हैव एट लीस्ट 3 वुमेन? सो 6 वुमेन है, 6 में से 3 तो हमें लेना ही है. 6C3 आएगा, बराबर. सो अगर हम 6 में से 3 वुमेन ले सकते हैं, सो हमें 9 मेन में से कितने मेन लेने पड़ेंगे? 9 मेन में से हमें 3 मेन्स लेने पड़ेंगे, बराबर. सो यहाँ पे मुझे दोनों कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियसली लेने हैं. मुझे 6 वुमेन में से 3 वुमेन भी लेनी है और 9 मेन में से 3 मेन भी तो लेने हैं. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 9C3. ओके, सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, सो अभी इस कॉम्बिनेशन को मुझे नहीं लगता है कि दिस विल वर्क और दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट सफिशिएंट. सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी, they have said us that at least 3 women should be there. 4 भी तो हो सकती है, 5 भी तो हो सकती है, या फिर 6 भी हो सकती है. 6 out of 6 in that team. Okay, so second possibility is कि 6 में से 4 women है and we have to take 2 men. करेक्ट. सो देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, दोनों कॉम्बिनेशन साथ में ले रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो मेरा एक रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट सफिशिएंट नहीं है. So that's why I'm adding with another result. So what is another result? That is 6C5 multiplied by 9C1. So इसका मतलब क्या होता है कि 6 women में से 5 women select किए गए हैं और 9 men में से 1 man is selected. So this is another possibility. इसके बाद में क्या possibility हो सकती है कि 6 में से 6 women को select किया जा सकता है और हो सकता है कि किसी भी मैन को सिलेक्ट ना किया जाए, तो 9C0. सो दैट दीज 4 आर द पॉसिबिलिटीज, बराबर. 6 वुमेन में से 3 वुमेन, 9 मेन में से 3 मैन, या फिर 6 मेन में से 4 मैन, सॉरी 6 वुमेन में से 4 वुमेन एंड 9 मेन में से 2 मैन. सो इस तरह से मैं मल्टीप्लीकेशन कब करूंगा और एडिशन कब करूंगा ये मुझे क्लियर है. इसके लिए मेरा कभी भी आंसर गलत नहीं होगा. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है. अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं. बताइए एवरीवन. ओके, क्लियर, वेरी गुड. चलो समीर. ओके, समीर को शायद यस, समीर से भी रिप्लाई आ गया. नाउ लेट्स गो टू द 23rd क्वेश्चन. अ कमिटी ऑफ 10 person is to be formed from a group of 10 women and 8 men. How many possible committees will have at least 5 women? How many possible committees will have men in majority? So अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है. क्वेश्चन क्या किया है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है. तो इसको हमें समझना है. पहला क्वेश्चन तो वेरी इजी है कि एटलीस्ट 5 वुमेन अगर रहेंगे तो हमें किस तरह से करना है, वो हम कर सकते हैं. 10 वुमेन है, 8 मेन है, 8 में से सॉरी 10 में से 5 वुमेन तो हमेशा रहने ही वाली है. सो 10C5
मल्टीप्लाइड बाय 8C5 हो जाएगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी। उसके बाद में हम प्लस करेंगे 10C6, मतलब 10 वुमेन में से 6 वुमेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं और 8 मेन में से 4 मेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट द कमिटी विल बी फॉर्म्ड ऑफ 10 पर्सन। ठीक है, सो इस तरीके से सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसी तरह से 3-4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड केस, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव मेन इन मेजोरिटी। मेजोरिटी में क्या है कि देखिए 5 मेन और 5 वुमेन नहीं रह सकते, 6 men and 4 women should be there, or 7 men and what we can say, okay, 7 men and 3 women should be there, correct, or 8 men and 2 women should be there। अभी 9 men और 1 women की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि देर आर टोटल नंबर ऑफ 8 men, मतलब 8 ही तो लोग हैं। सो ओके सूरज, ठीक है, सो देर आर टोटल 8 men, ठीक है, सो 8 से ज्यादा मेन हो ही नहीं सकते। सो मतलब क्या आएगा हमारा सेकेंड के लिए, मैं बता रहा हूं, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव मेन इन मेजोरिटी, कितने हो सकते हैं, 8 में से 6 हो सकते हैं। सी 8C6 इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, प्लस सॉरी 8C6 मल्टीप्लाइड बाय 10 में से हमें कितने वुमेन लेने पड़ेंगे, फिर 10 में से हमें लेने पड़ेंगे 4 वुमेन, सो इसको मैं प्लस कर दूंगा, ओके, और 8 में से मैं 7 मेन को भी ले सकता हूं और 10 में से मैं 3 विमेन को लेना चाहूंगा, दैट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। और द थर्ड पॉसिबिलिटी इज 8 में से 8 मेन रह सकते हैं और 10 में से 2 विमेन्स रह सकते हैं। सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो इस तरीके से कमेटी फॉर्म की जा सकती है। अभी मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूं कि मैं 8 में से 9 मैन लूंगा और 10 में से 1 वुमेन लूंगा, ये नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज देयर आर टोटल नंबर ऑफ मेन आर 8 एंड वी कैन नॉट टेक 9 आउट ऑफ 8, इज इट? सो दीज 3 शुड बी देयर। सो दिस इज द आंसर फॉर द 23rd क्वेश्चन, ओके। चलिए, सो सब लोगों को सुनाई अगर दे रहा है दोनों को आप लोगों को, तो आप जल्दी से लिख सकते हैं कि ओके, ओके, थैंक यू। चलो बाकी समीर, ठीक है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ओके, उस बारे में हम नहीं सोचने वाले। व्हाट वी विल थिंक कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हम किस तरह से इसे लिख सकते हैं। when we are able to write something about the question, then we will be able to solve the question, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, नहीं, ये सब हमें नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, we have to just write down whatever given in the question, and then one by one we will get the ideas. Now let's move to the 24th question. A question paper has 2 sections. Section 1 has 5 questions and section 2 has 6 questions. A student must answer at least 2 questions from each among the 6 questions. He answers. How many different choices does the students have in choosing questions? So section A में 5 क्वेश्चन से ये पहला हमारा डाटा हुआ और सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन हुए, ये से हमारा सेकंड डाटा हुआ। सो उसे दोनों सेट में से, दोनों सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व करने हैं। सो ये हमारा तीसरा डाटा हुआ और उसे टोटल में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बराबर। सो ये हमारे पास दिया हुआ है। सो किस तरह से कर सकता है, मान लीजिए कि वो सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से वो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। 5 में से उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 किए। सो उसको 6 में से कितने सॉल्व करने पड़ेंगे, हाउ मेनी ही नीड टू सॉल्व फ्रॉम 6, मतलब अगर उसको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको सेक्शन ए से, ओके 4, गुड, वेरी गुड सूरज। सो 4 इज दिस, करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ वो 5 में से 3 क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर सकता है, इजंट इट? वो 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। सो वो 6 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, 6 में से भी वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वेरी गुड। सो प्लस अगर मैं करूंगा तो 5 में से वो 4 क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो 6 में से उसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे,
करेक्ट। अभी और अगर मैं एक टर्म ऐड कर देता हूं, वेरी गुड समीर, वेरी गुड, चलो। सो 5 में से वो चाहता है कि वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उसे 6 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? 1 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज इनवैलिड। इट इज इनवैलिड ना? इज इट वैलिड और इनवैलिड? इट इज इनवैलिड, क्योंकि उसे दोनों सेक्शन में से, या इट इज इनवैलिड ऐसे लिखिए। सो उसे दोनों सेक्शन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ही कैन नॉट सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम द सेट बी और सेक्शन बी। सो दिस इज रॉन्ग, सो वी विल नॉट टेक दिस इनटू द कंसिडरेशन। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज दिस। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। गुड, ठीक है, चलो। सो आई जस्ट वाइप दिस आउट, देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, there are 3 wicket keepers. Now this is question related to cricket, and I hope both of you watch cricket. Okay, अभी IPL चल रहा है, so आप लोग मे भी मैच देखते होंगे, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, ठीक है। सो हमें इसकी नॉलेज अच्छे से रहती है कि कौन सा विकेट कीपर अच्छा है, कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, ठीक है। सो अभी इस क्रिकेट से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी विकेट कीपर्स आर देयर? 3 विकेट कीपर्स आर देयर। सो मुझे बताइए कि एक टीम में कितने विकेट कीपर्स रह सकते हैं? हाउ मेनी विकेट कीपर आर देयर इन टीम? मतलब हम टीम 11 में तो तीनों के तीनों या फिर चारों विकेट कीपर हम ले सकते हैं। ओके, आप लोग क्रिकेट देखते हैं ना? पहली बात, यू ऑल सी द क्रिकेट, आप दोनों भी क्रिकेट देखते हैं समटाइम्स? ओके, ठीक है, या गुड, चलो ठीक है। सो हर एक खेल देखना चाहिए, वेदर इट इज क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉट एवर, आपको सब 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 चीजें देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 3 विकेट कीपर हमें यहाँ पे दिए गए हैं, 3 विकेट कीपर्स हैं, ओके, और 5 बॉलर से, 5 बॉलर से, एंड क्या बोला है कि 22 प्लेयर्स है टोटल। सो 22 प्लेयर में से 3 विकेट कीपर है, 5 बॉलर से, तो प्रॉपर बैट्समैन कितने बचे? हाउ मेनी बैट्समैन आर देयर? और वी विल कंसिडर बैट्समैन प्लस ऑलराउंडर्स। ओके, ऑलराउंडर्स यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है, सो वी विल कंसिडर देम एज अ बैट्समैन। सो 14 विल बी बैट्समैन, करेक्ट। सो हमें क्या करना है, एक टीम सेलेक्ट करनी है इन सब में से। अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड, so that there is exactly 1 wicket keeper and at least 4 bowlers in the team. How many different items can be formed? Okay, so student, just give me a second, I'll be back. Okay, just give me a second, I'll be right back. Okay, yeah. आप लोग भी 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा काम है मुझे। ओके, हम अभी क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो मीटिंग का जो समय था ना, वो समय था 7 बजे से 8 बजे तक, बराबर। सो उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग एग्जिट हो जाते हैं मीटिंग से तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे की मीटिंग शेड्यूल की है ना। सो आई हैव टू इंक्रीज द टाइम बाय हाफ एन आवर। सो जस्ट गिव मी सेकेंड, आई विल जस्ट इंक्रीज इन वेरी शॉर्ट टाइम। सो जिससे क्या होगा कि बाकी, ओके, समीर ने तो, अच्छा समीर भी है, ओके, सॉरी, आई डिडंट नोटिस दैट। चलिए, तो मैंने टाइम को बढ़ा दिया है। ओके, सो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, संकल्प या फिर आर्या, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट गो बैक टू द, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो अभी आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। ओके,
अगर बैटरी खत्म हो जाती है सूरज तुम्हारी, तो क्लास कंटिन्यू रहेगा 8:30 बजे तक। बाकी का जो क्लास है वो वीडियो पे देख लेना, ओके, यूट्यूब पे चलेगा। ओके चलो। सो ठीक है। सो देयर आर 3 विकेट कीपर्स, ये हमने सब लिख लिया था। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज अ टीम ऑफ 11। सो 11 में से हमें क्या करना है, देखो, 1 विकेट कीपर एंड एटलीस्ट 4 बॉलर इन द टीम। एटलीस्ट 4 बॉलर्स बोला है। सो 3 विकेट कीपर में से मैंने 1 विकेट कीपर ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय, अभी साइमल्टेनियसली ले रहा हूं ना मैं। सो 5 बॉलर में से मैंने कितने बॉलर ले लिए, 4 बॉलर्स ले लिए। एटलीस्ट 4 बॉलर्स बोला है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। सो मुझे 14 बैट्समैन में से कितने बैट्समैन लेने पड़ेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन नहीं है, ध्यान दीजिए। 14 बैट्समैन में से मुझे कितने बैट्समैन लेने पड़ेंगे, हाउ मेनी बैट्समैन आई नीड टू टेक, 6, इज इट। 5 बॉलर से 1 विकेट कीपर है, तो कितने प्लेयर हुए, 5 हुए। सो टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं ना, सो आई नीड टू टेक 6। Yes, yes, we can take 5 bowler as well. So this is second possibility. This is first possibility. Okay. See, C 3C1 multiplied by 5C5, मतलब 5 भी बॉलर हम ले सकते हैं ना, दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटी। एंड तब हमें जाके 14 में से कितने बैट्समैन लेने पड़ेंगे, 5 बैट्समैन लेने पड़ेंगे। सो दीज टू आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके। या वी कैन टेक ऑलराउंडर्स, लेकिन यहाँ पे ऑलराउंडर हमें मेंशन नहीं किया है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल क्रिकेट टीम। अगर यहाँ पे ऑलराउंडर वो कंसीडर करते तो वो हम ऑलराउंडर भी ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलराउंडर्स को भी, नो इट्स ओके, डोंट सी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए ना, कि अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर हम ऑलराउंडर की ही बात नहीं कर रहे तो क्या ही क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बराबर। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, सो 26 क्वेश्चन देखते हैं। 5 students are selected from 11. How many ways can these students be selected if 2 specified students are selected? तो, तो 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट जो रहेंगे वो हमेशा सिलेक्टेड है, ये मान के चलिए। ठीक है, 2 स्टूडेंट को आप बाहर निकाल के रखिए। सो 11 में से हमें कितने स्टूडेंट निकालने हैं, 11 में से हमें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, सॉरी, दो, वेट, हाँ ठीक है, मैंने जो पूछा आपका आंसर सही है कि 5 स्टूडेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। नौ 11 स्टूडेंट में से हमने वो दो दो जो स्टूडेंट है, स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स है, उनको साइड में निकाल दिया, तो बचे कितने स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट बचे, बराबर। मतलब कि अगर 2 स्टूडेंट को मैंने साइड को कर लिया, वो जो स्पेसिफाइड स्टूडेंट है ना, स्पेशल स्टूडेंट्स, उनको मैंने साइड को निकाल दिया, तो कितने स्टूडेंट बचे, 9 स्टूडेंट बचे, बराबर। सो 9 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, हाउ मेनी डू आई नीड टू सेलेक्ट, 9 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मुझे 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वेरी गुड। सो 9C3 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। समझ में आया। सो 9 में से 3 सेलेक्ट करना ही मेरा काम है फॉर द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या है कि 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड। सेम, हमें सेम कंसेप्ट लगाना है, इसमें चेंज क्या रहेगा सिर्फ कि उन 2 स्टूडेंट को बाहर निकाल दो जिनको हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो बचे कितने स्टूडेंट, 9 बचे। सो 9 में से हमें कितने को सिलेक्ट करना है अभी, हाउ मेनी स्टूडेंट वी आर सेलेक्ट, 5, वेरी गुड। सो 9C5 शुड बी द आंसर। ओके, सो इस तरह से हमें ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी के साथ में हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो गया है। नाउ वी विल ट्राई टू टेक रिवीजन क्विकली एंड देन वी विल एंड दिस क्लास। ओके, नाउ लेट्स सी फैक्टोरियल। ओके, नाउ इट इज रिवीजन टाइम। रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। जितना आप पढ़ते हो, द अमाउंट ऑफ टाइम यू रीड और यू लर्न, यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब कि अगर आपको, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, सो एग्जाम से पहले आपको कम से कम उसको 2 घंटा रिवाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब एग्जाम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आप कितना भी, एक टॉपिक को आप 10 घंटा पढ़िए और उसको रिवाइज मत कीजिए, वो आप एग्जाम में सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। अगर सिंपल टॉपिक रहता है तो सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर मुश्किल है, सो रिवीजन इज मस्ट। ओके, दैट्स व्हाट आई हैव लर्न ओवर द टाइम। सो फैक्टोरियल नोटेशन, या इट गोज फेंट इन माइंड, मतलब वो खत्म हो जाता है, हमारी मेमोरी जो है खत्म होती जाती है उस पर्टिकुलर थिंग की। चलिए, सो
फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो हमने देखा। फैक्टोरियल नोटेशन को हम एक्सपांड कर किस तरह से कर सकते हैं ये भी हमने देखा। तो ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। सो अगर मैं इसको लिखता हूं n+1 फैक्टोरियल, ओके, सो इसको आप किस तरह से एक्सपेंड करोगे ये आपको पता होना चाहिए। किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, n+1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, इस तरह से भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूं। या फिर मैं इसी को n-1 n-2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिनोट कर सकता हूं, बराबर। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको दिया है कि n-5 फैक्टोरियल है, सो इसको एक्सपेंड करके दिखाइए, लिखिए चैट बॉक्स में आप इसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। हाउ कैन एक्सपेंड n-5 फैक्टोरियल। एक दो टर्म्स लिखिए जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। n-5 मल्टीप्लाइड बाय n-6 फैक्टोरियल। सी, n-5 तो रहेगा ही, वो रहेगा, वो निकल नहीं जाएगा। सो n-5 मल्टीप्लाइड बाय n-6 फैक्टोरियल, या फिर n-7 भी मैं ले सकता हूं, ठीक है। सो इस तरह से फैक्टोरियल, तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब आपको ज्यादा काम में आएगा, जो प्रूफ प्रूफ दैट बोलते हैं ना, कि अगर कोई टर्म्स आपको दिए हैं दो, सो अगर दिस इज इक्वल टू दिस है, सो प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इन सच केसेस, इन फैक्टोरियल और इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जांपल्स, दिस इज द बेस। मतलब अगर आप इसमें पक्के हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको एक्सपेंड करते आना चाहिए, ठीक है। नो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एन इवन, if an even can I, we can't add in this. No, I didn't get your question. Okay, we didn't add, मुझे नहीं समझ में आया या मतलब only subtract by one, या only we have to subtract by one, एक से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वेरी गुड, चलो ठीक है। सो एडिशन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, if an event can occur either in m or n mutually exclusive alternative ways, then the total number of ways in which the event can occur is m plus n। ये तो हमें पता है कि अगर दो सेपरेट इवेंट्स है, सो उन दो सेपरेट इवेंट्स की जो ऑकर होने की पॉसिबिलिटी है वो उनके एडिशन के बराबर ही रहेगी, ओके। नाउ मल्टीप्लीकेशन, if an event m has m possible outcomes and another independent event has n possible outcomes, then there are m into n possible outcomes for the two events together। so multiplication का भी मैंने आपको बता दिया। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं, ओके। सो परम्यूटेशन का फॉर्मूला ही है, ठीक है। सो इसमें r जो रहेगा वो हमेशा n से छोटा रहेगा या फिर n के इक्वल रहेगा, बराबर। सो दिस इज द लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, लेकिन ओके, सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस लिए है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर वन काइंड, one of one kind, q objects are of second kind, two objects are of third kind and rest। so अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं या फिर आइडेंटिकल होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में उसका फैक्टोरियल लिख देते हैं, ओके। सो दिस इज फॉर रिपीटेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है या फिर कोई, लेट अस से इफ द वर्ड इज गुड, GOOD, ओके, सो इसको हमें क्या करना है, इसका परम्यूटेशन निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, we will simply do 4 factorial divide by 2 factorial। why? because 4 factorial for these 4 words, okay। if 3, देखो अगर तीन सिमिलर आते हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स अगर सिमिलर आते हैं, सो हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 आते हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के, जितने टाइप के फैक्ट, मतलब जितनी बार कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको आप सिर्फ डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि अगर एक बड़ा लेटर दिया है या फिर बड़ा वर्ड दिया है, दैट इज अल्फाबेट, अल्फाबेट दिया है, या फिर मान लीजिए इंजीनियरिंग वर्ड दिया है, इंजीनियरिंग में ई बार बार रिपीट होता है, एन बार बार रिपीट होता है, बराबर, आर बार बार रिपीट होता है। तो सबके लिए आप डिवाइड में लिख सकते हो, दैट इज फॉर रिपीटेशन, ओके। चलो ठीक है, बैटरी 1%, सो वी स्टिल हैव 10 to 15 मिनट्स। तो जो बचा हुआ लेक्चर है वो तुम यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं रिवीजन ही ले रहा हूँ। नाउ
सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होती है? द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज n माइनस वन फैक्टोरियल। सो n माइनस वन फैक्टोरियल हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है n और उसका अगर हम लीनियर परमुटेशन कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी n फैक्टोरियल। अगर हम उसका सर्कुलर परमुटेशन कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी n माइनस वन फैक्टोरियल। So the number of ways in which n things of which p are alike can be arranged। तो सर्कुलर परमुटेशन में भी कुछ चीजें सिमिलर हो सकती है। सो जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको आप उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो दिस इज द formula for circular permutation when p objects are alike or similar। Now let's come to the combination part। कॉम्बिनेशन को हम डिनोट करते हैं एनसीआर से, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में और परम्यूटेशन के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया गया है, सॉरी डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल भी हम कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। सो समीर, यू जस्ट हैव टू फोकस, तुम्हें क्लास लीव नहीं करना है, ओके। हम इस रिवीजन को कंप्लीट करेंगे और मैं सबके साथ में ये वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, तो सबका भी एक साथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट है बीच में तो तुम पूछ सकते हो, बट बिफोर वी विल जस्ट complete this revision। okay, now let's see properties of NCR। NCR की प्रॉपर्टीज क्या होती है? see, I'll just zoom it। okay, NCR is equals to properties of combination। NCR is equals to NCN minus R, both are similar। okay, so ये हमने देख लिया है। if NCX is equals to NCY, then x has to be equal to y, or x plus y should be n, or x should be n minus y। okay, x should be n minus y। so this property should be there, or we can say y should be equal to n minus x। so इसके बेस पे भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, बराबर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज NCR plus NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR। so अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा और इसमें पास्कल इसको बोलते हैं पास्कल्स रूल्स। और पास्कल रूल में क्या होता है कि R की जो वैल्यू है वो n से छोटी होनी चाहिए। n से छोटी होनी चाहिए मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने दिए हैं उससे कम होनी चाहिए वैल्यू ऑफ n, और इट शुड बी ग्रेटर देन 1। 1 से छोटी ये वैल्यू नहीं हो सकती। सो इसका हमने एग्जांपल क्या देखा था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि लेट अस से 7C2 है, ठीक है, 7C2 है, 7C2 इज देयर, और 7C1 इज देयर। सो हाउ इट वी कैन राइट इट 8C2। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। n प्लस वन मतलब कि n 7 था तो n प्लस वन 8 हुआ, और इन दोनों में से जो बड़ा है या फिर r है एक्चुअल में, दिस इज r माइनस वन, सो आई राइट इट हियर r, सो 2। So 8C2 is the resultant of these two combinations। Now let's come to the fourth property, that is the number of ways of selecting one or the more things from n different things is given by 2 raised to n minus 1। So if let's get back to the, or let's go to the fifth property, that is NCR has the maximum value if r is equals to n by 2। r is equals to n by 2 है कब? जब n इज इवन, n अगर इवन है और r की वैल्यू n by 2 के इक्वल है, सो दैट कॉम्बिनेशन विल बी हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सिमिलरली फॉर सेकेंड, इफ द n इज ऑड, n अगर ऑड है तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 और n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 रहनी चाहिए, सो दैट द कॉम्बिनेशन विल बी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। नाउ इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी के लिए दोनों के लिए सिमिलर आता है क्या हम देखते हैं, चलो। सो लेट्स टेक द एग्जांपल 9C3, ओके सॉरी 9CR लेते हैं हम, यहाँ पे 9CR लेते हैं। सो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R?
आर की वैल्यू चाहिए n+1 दैट इज 10 डिवाइड बाय 2. सो आर शुड बी इक्वल टू आइदर 5 और n-1 डिवाइड बाय 2. n-1 कितने हुए? 8. 8 डिवाइड बाय 2 होता है 4. करेक्ट. सो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 5 होनी चाहिए या फिर 4 होनी चाहिए. सो वी विल सॉल्व फॉर बोथ. अगर आर की वैल्यू 5 है, सो इसके लिए मैं यहां पे सॉल्व करता हूं. सो लेट अस से NC5 is there. Okay, so that is going to be 9 factorial divided by, so n minus r. N is what? 9. R is what? 5. N minus r is 4. So 4 factorial is there and multiplied by 5 factorial. So ये मेरा आया. ओके, दिस इज माय रिजल्ट. इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. अभी मैं आर की वैल्यू क्या लेता हूं? 4 ले लेता हूं. सो 9C4 इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूं 9 फैक्टोरियल. सो देखिए n माइनस आर क्या होगा? n माइनस आर विल बी, n इज 9, r is 4. So n minus r is 9 minus 4 is equals to 5 factorial. ठीक है, 5 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया और r की वैल्यू है 4. सो 4 फैक्टोरियल. सो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, सो दोनों कॉम्बिनेशन की जो रिजल्ट है वो सेम ही है. बराबर. मतलब हम r की वैल्यू 5 ले या फिर 4 ले, इट डजेंट मैटर. बोथ द वैल्यूज आर सेम, सिमिलर. So we can take any one of them. So these are the properties of permutation and combination. So just solve as many questions as you can from this miscellaneous exercise set 3. So अगर कोई डाउट आता है इन कुछ क्वेश्चंस में भी, तो आप गूगल क्लासरूम में इसे पोस्ट कर सकते हैं. ओके, चलो ठीक है. सो क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए. या दिस इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरीवन हु इज नॉट प्रेजेंट इन दिस क्लासरूम. आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, द मोर इजियर यू विल फाइंड टू डील विथ न्यू क्वेश्चंस. मतलब अगर आपको कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू शुड हैव और यू मस्ट हैव द कमांड ऑन द ओल्ड क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस. सो तभी जाके आप लोगों को नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो चलो ठीक है. थैंक यू समीर फॉर बीइंग विथ मी फॉर 1.5 hour. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पोर्शन. तो मेरा जो पोर्शन है वो आज का कंप्लीट हो गया है. हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. अभी नेक्स्ट क्लास में क्या, इसके बारे में मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ. ओके, सो वो जब वीडियो देखेंगे बाकी लोग तो उनको भी समझ में आ जाएगा. सो आई जस्ट गो टू द आवर इंडेक्स. ठीक है, मैं इंडेक्स पे चला जाता हूँ. यहाँ पे मैं आ गया इंडेक्स में. सो देखिए हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बराबर. सीक्वेंस एंड सीरीज भी कंप्लीट हुआ है. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमने आज ही कंप्लीट किया है. अभी मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड सेट्स एंड रिलेशंस. सो इन दो चैप्टर को हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे. क्यों? क्योंकि सेट्स एंड रिलेशन जो है वो आपने 10th में पढ़ चुके हैं, तो आपको इतना हार्ड ये चैप्टर जाएगा नहीं. और मेथड्स ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ इसी चैप्टर के काम का है. बाकी जो चैप्टर है उन बाकी चैप्टर्स में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, इसलिए हम इस चैप्टर को अभी फिलहाल नहीं लेंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द 6th चैप्टर. ओके, वी विल स्टार्ट विद द 6th चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज विद फंक्शंस. उसके बाद में लिमिट्स, उसके बाद में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन. सो दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th एज वेल एज 12th. सो देखिए कौन से चैप्टर्स मैं बताता हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जिंदगी भर काम आएंगे. आप कभी भी किसी भी फील्ड में जाइए, वेदर इट इज मेडिकल, इंजीनियरिंग और एनी अदर फील्ड. इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तो भी इतना नहीं, और डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन समझने के लिए कंटिन्यूटी समझ में आना जरूरी है. सो कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएशन. अगर डिफरेंशिएशन समझ में आएगा तो कंटिन्यूटी की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है. ये जो बाकी सारे चैप्टर्स है, ऐसा नहीं मैं कहता कि दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो या सो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपका परफेक्ट होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं. इनके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए. एंड वी विल स्टार्ट विद द फंक्शंस चैप्टर
एंड दैट्स इट फॉर टुडे। चलो, थैंक यू समीर, बाय बाय।